सेशन बुलाया है, जरा गौर करिएगा, एजेंडा वही तय करेगा। इसके टिया की शादी हो रही है, मीनू वही बनाएगा या मीनू तालिबान से है? पर एजेंडा अपोजिशन के लीडर्स ने बना के दे दिया कि इस पे डिस्कशन करेंगे। बताइए, मतलब गवर्नमेंट जाए कक्ष के वहां जहां दलदल है और एजेंडा ये बनाएंगे, फिर हमारी और आपकी क्या वैल्यू? हमने मोदी को मेजॉरिटी में क्यों जीता? मैं तो एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के स्पीकर दोनों को ईमेल किया जाए कि कोई भी अगर बदतमीजी करे तो उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि देश की तरक्की रुकती है जब पार्लियामेंट नहीं चलती। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ही है कि सरकार से प्रश्न पूछे। ये प्रश्न पूछने के टाइम में जैसा सुनील जी ने कहा, विदेश चले जाते, सुनते भी नहीं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बजट में डिस्कशन होना चाहिए। मैंने देखा और दुखी हुआ कि बजट में बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। पिछले जो अभी सेशन था, मानसून सेशन, इसमें 23 एक्ट पास हुए, जिसमें करीब 10-12 एक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 2-4 मिनट भी डिस्कशन नहीं हुआ। और उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिससे हम और आप सब इफेक्टेड। आप किसी दुकान पे गए, कोई सामान लिए और वो आजकल मोबाइल नंबर लेते हैं। आप हल्दीराम में चले जाएं और भगवान हनुमान जी को चढ़ाने के लिए 100 ग्राम लड्डू खरीदे, 125 ग्राम, पहले मोबाइल और मोबाइल दिए कि नहीं मंदिर जाने के पहले आपके मोबाइल में 200 मैसेज आ जाते हैं। दे आर सेलिंग। इस पे इतना इंपॉर्टेंट बिल and they did not discuss the bill. Disgusting. I remember when I was a child and I was in contact with some MPs. They used to research a lot. They prepare their lecture and they used to wait for their turn in the Parliament House. अब के MPs आपने भी देखा होगा, मैं लोकसभा की स्पीच जरूर देखता हूँ, 7-8 लोग बैठे रहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों में और बाकी लोग कैंटीन में या यहाँ वहाँ ऐश कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन न अटेंड करना संविधान के साथ मजाक है या देश को पूरे विश्व में इज्जत दिलाना संविधान का मजाक? आपने देखा, आप देख लीजिए पिक्चर। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते रहे होंगे, तो एक लेडी खड़ी होती और प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े। वीडियो था पिछले कुछ महीनों में वायरल। प्राइम मिनिस्टर बात को वेयर इन अभी कितने शान से मोदी जी मिलते हैं। उन्होंने जो दिल्ली डिक्लेरेशन दिया G20 पे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि डिक्लेरेशन आ जाएगा। हम न्यूज पढ़ते रहते थे कि शायद डिक्लेरेशन न आ जाए क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, और तब तक एक न्यूज आई कि डिक्लेरेशन फर्स्ट डे में साइन हो गया। आपने सुनक को देखा, दंडवत प्रणाम किया हमारे देश में आकर के, मंदिर में जाकर के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन करते थे, आज हमारा ब्लड वहां शासन कर रहा है। और ब्रिटिश ही नहीं, अमेरिका के जितने टॉप क्लास के लोग हैं, इंडियंस, ब्रेन डेड क्यों होता था इंडिया में? क्योंकि हम अपने ब्रेन वालों को प्रॉपर फैसिलिटी और इज्जत नहीं देते। अब शायद स्थिति बदलेगी, लेकिन लोग पैसा, पावर और करप्शन और भाई भतीजावाद को बढ़ाने के लिए फिर से 24 में पावर अपने हाथों में लेना चाहते। सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि शायद आपको 8%, 9%, 10%, 20% वोट मिल रहे हैं। बेवकूफ भूल गए। एक छोटी सी हंसने की बात बता देता हूँ और फिर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, शायद मैं एक्सीड करके आपका टाइम। आप 370 पे भी कुछ बोलिएगा जो जी मैं बोल देता हूँ। पर एक दूसरी बात बता रहा हूँ, जो इकट्ठा हो रहा है ना, 22 टीम सोच रहे हैं। तो एक लड़की थी 25 साल की, उसको शादी ढूंढना था, तो 25 साल की लड़की के 26, 27, 28 साल का लड़का चाहिए। पिताजी परेशान थे, लड़का नहीं मिल रहा था, तो उनका 10-12 साल का एक लड़का था, उसको मैथमेटिक्स वगैरह पिताजी ने सिखाया रहा हो, तो 5-5 साल के 6 बच्चों को उठा ले आया। कहला सब जोड़ के 30 साल हो गए, इसे शादी कर दो। तो शादी
बेवकूफ अपोजिशन के लीडर्स, इनको ये नहीं मालूम है कि अभी यूपी में तो आपने आजमाया था, सारे इकट्ठा हुए थे, समाजवादी, कांग्रेस पार्टी और मायावती, वोट तो नहीं मिला। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता अपना भविष्य, तो थोड़ी उम्र हो गई है तो अब खो चुकी है, पर अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य मोदी के साथ जोड़ कर आज की जनता को लग रहा है कि मोदी जी अगर रहेंगे, आप देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, जो हम पुराना सिल्क रूट कहते थे, गधे पैसा लेकर के लिख दिए कि सिल्क रूट चाइना से। चाइना अभी भी चूहा और पता नहीं क्या क्या खाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। वहां क्या था? सिल्क रूट ओरिजिनली इंडिया में, और मोदी जी ने फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश किया। अभी G20 में साइन करवा दिया, यहां से आगे तक जाए, पूरे यूरोप तक पूरा मार्केट खोल दिया। अब ऐसे में हमें फायदा उठाना है। मोदी कैन ओनली क्रिएट द एनवायरनमेंट वेयर वी शुड वर्क। नाउ इट इज फॉर द यूथ टू फाइंड आउट कि हम वहां क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से ले आके यहाँ क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IAS बनना ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि आदेश हुआ है 370 के विषय में बोलना था मुझे, मेरे विचार थोड़ा सा अलग। इंडिया एक फेडरेशन संघ, राज्यों का संघ। तो फेडरेशन की पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और विशेषता यह होती है कि पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड, पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड, और स्टेट सेंटर से सबऑर्डिनेट नहीं होता, कोऑर्डिनेट होता है जो पावर उसे दे दी। जो पावर स्टेट को दे दी गई है उस पावर्स में वो इंडिपेंडेंट हो, वो सेंटर के अधीन नहीं। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी पावर हैं जो पावर नहीं दी गई है, उस पे सेंटर का कानून चलता है। तो यहां तक तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बातों से सहमत हूं कि केंद्र को राज्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो राज्य के विषय हैं। जैसे मान लीजिए छोटा लॉ एंड ऑर्डर विषय महाराष्ट्र का है, और संभाजीनगर में कुछ घटनाएं घटित हुई विगत दिनों में, तो ये नहीं कि केंद्र स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके 350 से रसीद लगा के अपने प्रशासन, हम का प्रयास करते हैं, कभी फेल भी होते हैं, कभी नहीं फेल। तो इस तरह की पावर अगर कश्मीर के पास रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर समस्या वहां ये थी कि वहां देश का कानून ही लागू नहीं होता था। 370 में संविधान नहीं लागू होता, रिजर्वेशन नहीं लागू होता, इक्वालिटी नहीं लागू होती, और वहां कोई 50 साल से रह रहा। Point to be noted. I am underlining and flagging this very important point. हमने थोड़ी देर पहले का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात किया था कि कोई तालिबान का भी आकर के 12 साल यहाँ रह ले, मुसलमान तो उसे भी भारतीय सिटीजनशिप मिल जाती। लेकिन कश्मीर में आप 100 साल भी रह लें तो भी वहां की नागरिकता आपको नहीं मिल सकती। खासकर तब जब देश से अलग होने का माहौल चल रहा, तो ऐसे में 370 का हटना बहुत ही जरूरी था। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, अभी कुछ दिनों पहले वकील साहब ज्यादा जानते हैं मुझसे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 370 पे काफी हियरिंग किया, और कुछ बेवकूफ वकील पूरी ताकत लगा दिए थे वहां कहने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीवाईसी ने कि एफिडेविट दीजिए कि जो 370 के अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हैं वो कहें कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत की सॉवरेनिटी को मानते हैं, तो कपिल सिब्बल पिघला। मतलब जो सेपरेटिस्ट है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में, उसने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि अमेंडमेंट खराब
तो पाकिस्तानी तो कहेंगे कि अमेंडमेंट खराब, क्यों नहीं कहेंगे? गदर 2 देख लीजिए अगर आप लोगों को कोई शक हो तो संविधान जो संविधान बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, इसका निर्णय सरकार के पक्ष में आएगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे, स्टेटहुड वहां मिल जाएगी, लेकिन उनका स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। सारे स्टेट इक्वल रहें। इक्वालिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द सोसाइटी, इक्वालिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए किसी प्रदेश को बिना वजह स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? और अगर चाहिए तो क्या इसलिए कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं? ऐसे लोग दुखी हैं मोदी सरकार से। और एक छोटी सी बात और करना, यहाँ इतना अच्छा ग्रुप बना हुआ है, यहाँ कोई बोलेगा, वहां कोई प्रोटेस्ट बैठेगा, अमेरिका में कोई पेपर में निकलवा देगा, फिर एक चौथा कोई इंटरव्यू दे देगा। इतना लिंक बना हुआ है सारी चीजों का। इसका मतलब दिस इज प्लान्ड अटैक ऑन इंडिया एंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोग चाहते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो फॉरेन के हैं वो इंडिया के फिर से कुछ नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसे लोग देश में शासन करें जिससे अफगानिस्तान की अफीम और गांजा आसानी से इंडिया में आ सके। कितनी हालत खराब हो गई है उनकी। आर्म्स नहीं आ रहे हैं, मिशंस नहीं आ रहे हैं, जो खरीदने वाले थे अतीक अहमद एक्सेट्रा वो सब बंद हो गए हैं। तो वो तो चाहते हैं कि फिर किसी की सरकार आए कि हम हमें फ्री हो जाए धर्म के नाम पे। शायद हम प्रबुद्ध नागरिक और इस मंच से हम पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लालच में मत आ जाइए कि आपको कर्नाटका के लोग लालच में। एक कहानी थी हिंदी में मैंने पढ़ा था और ये कहानी लास्ट कहानी है, इसके बाद मैं वहां जाकर के बैठ जाऊंगा, इसलिए आज नाइजर से इतना हूं। बहुत छोटी सी कहानी है। एक शिकारी आते थे जंगल में तो पकड़ के ले जाते थे चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसा करके। तो एक महात्मा वहां रहते थे, उनको बड़ा तो उन्होंने तोतों को सिखाया, पैरोट्स को, कि तुम ये सीखो और जंगल में कहो, लोगों को बताओ कि शिकारी आता है, दाने का लाभ लोग दिखाता है, हमें लोग में फंसना नहीं चाहिए, नहीं हम पकड़ लिए जाएंगे। और तुम लोग उस लालच मत पड़ना, तुम लोग जो तुम्हारे पास है वही खाओ। पर एक दिन पुजारी जी ने देखा, महात्मा जी ने देखा कि जाल में फंसे हुए 50 पक्षी यही चिल्ला है। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, लोग में नहीं फंसना चाहिए। शायद हमारे देश के कुछ लोग जिनके पास तमाम जानकारियां नहीं हैं, वो बिजली के बिल के माफी की वजह से या फ्री में पानी की वजह से या और शायद कर्नाटका में बस ट्रेवल भी फ्री हो गया है कुछ लोगों के लिए, ये 2-4 रुपए की लालच से वो दूसरे को दे देते हैं। आप पूछिए माधवराव सिंधिया के बेटे के अलावा और किसके पास पैसा है? यहाँ के जितने एमपी सारे बेगर्स हैं। क्या उनके ग्रैंडफादर ने छोड़ रखा है कि आपको बस में यात्रा फ्री कराएंगे? वो आपसे और हमसे टैक्स लेंगे और उसमें कुछ कमीशन लेंगे और थोड़ा बहुत आप। अतः आप सावधान रहें और एक ऐसी सरकार को चुनें जो इन तमाम मूल्यों को, जिसको सुनील जी ने अंडरलाइन किया है और जो संविधान में लगा है, उसको आगे बढ़ाए और देश को डेवलप नेशन की श्रेणी में ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।